खैर सलाम। इस प्रोग्राम जागो लाहौर के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेजबान सिद्रा मुनीर। उम्मीद है कि आप सब लोग जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं ज़बरदस्त सब वीकेंड गुजार कर खूब रेस्ट करके पूरे हफ्ते की एनर्जी लिए वापस आ चुकी हूँ। नाज़रीन, फरवरी से आपको बताया जाए तो पोलियो मुहिम मुअत्तल है, जिसकी वजह से मुल्क भर में पोलियो केसेस बढ़ने का खदशा भी है। इन्हीं मसाइल के तदारुक के लिए आज से सूबे भर में पोलियो मुहिम का आगाज होने जा रहा है। पाकिस्तान का शुमार बदकिस्मती से उन 3 ममालिक में होता है जो अभी तक पोलियो फ्री करार नहीं पाए। इन ममालिक में अफगानिस्तान है, नाइजीरिया है और पाकिस्तान शामिल है। पहले ही कोरोना वायरस की वबाई सूरत हाल में पोलियो मुहिम ताखिर का शिकार हो चुकी है, इसलिए मजीद देर बिल्कुल नहीं करनी आपने और अपने 5 साल से कम उम्र बच्चों को हर सूरत 2 कतरे पोलियो वैक्सीन के जरूर पिलाने हैं ताकि वो उम्र भर की माजूरी से बच सके। पोलियो वायरस है क्या, कैसे आता है, कहां से लग जाता है, बच्चों की ज़िंदगी कैसे तबाह कर देता है, इन तमाम हवालों पर आज के प्रोग्राम में हम डिटेल बात करने वाले हैं। अभी आगे बढ़ते हैं, कुछ शहर के मौसम की बात करते हैं। मौसम की दिल फरेबियाँ तो जारी हैं, रात गए से बारिश का सिलसिला भी जारी है और सुबह से ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। मौसम के मिजाज दिन भर कुछ नरम रहने की ही पेशगोई की गई है। महकमा मौसमियात की जानिब से मौसम के हाल पर मजीद भी डिटेल्स शामिल करेंगे। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं जी, यूं तो सगिया मवेशी मंडी में एक से बढ़कर एक खूबसूरत जानवर मौजूद है, लेकिन ऑस्ट्रेलियन नस्ल के बैल शेरों की बात ही कुछ और है। 12 लाख के इस बैल के बारे में मजीद जानते हैं सलमान तारिक की रिपोर्ट में। ईद कुर्बान की आमद मवेशी मंडियों में जानवरों की फरोख्त भी शुरू। सगिया मवेशी मंडी में शेरों के हैं खूब ठाठ बाट, काला और सफेद रंग, खूबसूरत जिस्म, इस बैल के क्या ही कहने। शेखुपुरा में पला और अब सगिया मंडी में पहुंचा है। शेरू को बड़े लाड से पालने वाले कहते हैं 3 साल तक शेरू की देखभाल की है, खूब खिलाया पिलाया, 12 लाख रुपए में बेचने का इरादा है। इन्हू दूध 5 गिरवियां पियांदे रहे, इन्हू वंड में हर शय इन्हू अच्छी तो अच्छी पा रहे हैं। शेरू ऑस्ट्रेलियन नस्ल का बैल है। कुर्बानी होने पर कम से कम 20 से 25 मन का गोश्त निकलेगा और अब देखना है कि इस चंद दिन के मेहमान को कौन ले जाता है। कैमरामैन हाफिज अजीम के साथ सलमान तारिक, लाहौर न्यूज़। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं, कुछ शहरियों के मसाइल के हवाले से बात की जाए तो बुनियादी मसला महंगाई जो कि आउट ऑफ कंट्रोल है और कोई भी उसको कंट्रोल करने वाला मैदान में मौजूद नहीं है। अशिया ज़रूरिया की कीमतें तो बढ़ती जा रही हैं, सरकारी निर्खनामों पर भी कीमतें बढ़ती जा रही हैं, लेकिन सितम ज़रीफ़ी की इंतहा है कि बकरा ईद की आमद है। ऐसे में सब्ज मसाला जात जिसमें हरी मिर्चें हैं, टमाटर है, प्याज है, लहसुन है, इनकी कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। सरकार के रेट लिस्टों में भी बढ़ गई हैं और उसके साथ साथ दुकानदारों की जानिब से भी मनमाने रेट लगाए जा रहे हैं। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे जी। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ जाहिद आबिद हमारे साथ मौजूद है। जाहिद आबिद, बताइएगा, महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल है? जी बिल्कुल, महंगाई की कहानी वही है जो कि हमेशा हम सुनाते आए हैं और सुनते आए हैं कि कोई ना कोई चीज ऐसी होती है मार्केट में जिसकी कीमतें गैर हकीकी तौर पर बढ़ा दी जाती हैं। आजकल जो अगर बात करें तो सब्ज मसाला जात जिसमें हम सब्ज मिर्च, टमाटर, धनिया, अदरक, प्याज, इन चीजों को शुमार करते हैं, उनकी कीमतों में तेजी देखी जा रही है। यहाँ तक कि जो किसी जमाने में सब्जी के साथ मुफ्त मिला करती थी सब्ज मिर्च और धनिया, उसकी कीमत भी कई गुना बढ़ चुकी है। धनिया जो है इस वक्त 70 से 80 रुपए फी पाव दस्तियाब है, जो कि तकरीबन 250 रुपए फी किलो मार्केट में दस्तियाब है। इसी तरह सब्ज मिर्च जो है वो तकरीबन 93 रुपए उसका सरकारी रेट मुकर्रर किया गया और 130-140 रुपए फी किलो मार्केट में दस्तियाब है। इसके बाद टमाटर की कीमत में आजकल खासी तेजी देखी जा रही है, जो कि इस वक्त दर्जा अव्वल टमाटर जो है वो 95 रुपए सरकारी रेट लिस्ट में और आम मार्केट में 120 से 130 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। ज्यादातर दर्जा दोम टमाटर जो है वो मार्केट में मौजूद है, जो इसकी कीमत सरकारी तौर पर 90 रुपए मुकर्रर की गई है, लेकिन वो भी तकरीबन 120 रुपए के करीब मार्केट में दस्तियाब है। तो ये ऐसी सूरत हाल है जिसमें लाजमी तौर पर अवाम पर एक माली बोझ पड़ रहा है। और अदरक को अगर देखें तो अदरक की कीमत भी सरकारी सतह पर 380 रुपए तक पहुंच चुकी है, जो कि आम मार्केट में कम से कम 450 किलो तक। हमें ये बताइए कि ये टमाटर और लीमू हर वक्त तैयार रहते हैं अवाम को टफ टाइम देने के लिए, अब ईद कुर्बान भी है, इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो दुकानदारों की जानिब से क्या खदशा जाहिर किया जा रहा है कि कीमतें किस हद तक बढ़ सकती हैं? ये टमाटर की इस वक्त 2 वजूहत सामने आ रही हैं। एक तो ये है कि इस वक्त पंजाब की जो टमाटर की फसल होती है वो नहीं है और इस वक्त ज्यादातर खैबर पख्तूनख्वा से टमाटर पंजाब के इलाके में लाया जा रहा है, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात पड़ने की वजह से भी इसमें
इजाफा हो रहा है। और दूसरी वजह यह है कि ईद पर ये चूंकि इसकी डिमांड बढ़ जाती है तो ये एक ऐसा आइटम है जो कि चंद रोज के लिए कोल्ड स्टोर में स्टोरेज भी किया जा सकता है, तो इसकी स्टोरेज भी की जा रही है। और इम्कान यही खदशा यही जाहिर किया जा रहा है कि ईद के करीब इसकी कीमत में मजीद इजाफा होगा, हो सकता है ये 200 रुपए फी किलो के करीब तक पहुंच जाए। इसी तरह लीमू की कीमत में भी इजाफा देखा जा रहा है, क्योंकि इस वक्त इसकी कीमत ज्यादा नहीं है, लेकिन ईद के करीब आने पर इसकी कीमत भी इजाफा होगा। आलू भी एक ऐसा आइटम है जो कि कोल्ड स्टोर में स्टोर किया जा सकता है और इसकी कीमत भी बढ़ती जा रही है। इस वक्त जो दर्जा अव्वल आलू है, जिसे आलू नया आलू कहा जाता है, वो 80 रुपए उसकी सरकारी कीमत है और तकरीबन 100 रुपए ठीक है। जाहिद आबिद, आटे और चीनी की सुनाइए, कुछ मार्केट में बेहतरी हुई इन दो आइटम्स के हवाले से? जी, आटे की जो कीमत हुकूमत ने 860 रुपए की थैला मुकर्रर की थी, उस पर तो यकीनन अमल दरामद हो रहा है, लेकिन इसकी फराहमी की जो शिकायत है वो बदस्तूर मौजूद है। खासतौर पर 20 किलो आटे का थैला जो है वो मार्केट में तकरीबन ना होने के बराबर है। फ्लोर मिल्स की जानब से 10 किलो आटे का थैला फराहम किया जा रहा है, वो भी महदूद मकदार में फराहम किया जा रहा है। दुकानदारों का कहना है कि जहाँ पहले वो 30 से 40 थैले रोजाना हासिल करते थे, अब वो फ्लोर मिल्स की जानब से उन्हें 10, 12 या 15 थैले फराहम किए जाते हैं। और उसके साथ भी बाज़ दफा ये शर्त लगाई जाती है कि वो जो एक 25 किलो का खास स्पेशल पैकिंग में फ्लोर मिल्स का आटा है वो भी लिया जाए। चीनी की कीमत में तेजी देखी जा रही है। चीनी इस वक्त जो है तकरीबन थोक मार्केट में उसकी कीमत 85 से 86 रुपए फी किलो तक जा पहुंची है और परचून की सतह पर उसकी कीमत भी 88 से 90 रुपए फी किलो तक जा रही है। बहुत शुक्रिया जाहिद आबिद, आप हमारे साथ मौजूद रहे। मार्केट की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से आपको मैं बता रही थी। यहाँ पर वक्त है एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, कुछ बात करेंगे आज से आगाज होने वाले शहर में पोलियो मुहिम के हवाले से। लाहौर शहर की भी कुछ यूनियन काउंसिल्स हैं जहां पर बच्चों को 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। लेकिन प्रोग्राम के आगाज में आज इंट्रो में मैंने आपको बताया था कि बदकिस्मती से पाकिस्तान उन 3 ममालिक में शामिल है जहां पर अभी तक पोलियो मौजूद है, जिसमें नाइजीरिया है, अफगानिस्तान है और पाकिस्तान है। बात की जाए अगर गुज़िश्ता साल में केसेस के हवाले से, तो 2019 में सबसे ज़्यादा केसेस रिपोर्ट किए गए हैं, जिनकी तादाद 144 थी। यानी कि 2014 के बाद 2019 में सबसे ज़्यादा केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। 2018 में 12 पोलियो केसेस सामने आए थे, 2017 में 8 थे, 2016 में 20 थे, लेकिन गुज़िश्ता बरस 144 और रवां बरस के पहले ही 6 महीनों में तकरीबन 56 के करीब पोलियो केसेस सामने आ चुके हैं, जिसमें पंजाब में भी कुछ केसेस की तादाद मौजूद है, लाहौर में भी मौजूद है। पोलियो मुहिम भी मुतासर हुई है तकरीबन पिछले जब से ये वबाई सूरत हाल है कोरोना के हवाले से, तब से हमने देखा कि पोलियो मुहिम मुतासर हुई है। लेकिन क्वेश्चन मार्क बहुत बड़ा ये भी है कि पिछले 6 साल से जब पोलियो केसेस डबल फिगर में थे, 14 रिपोर्ट हो रहे थे, 8 रिपोर्ट हो रहे थे, 12, 20 रिपोर्ट हो रहे थे पूरे साल भर में, तो एकदम से 2019 में ये केसेस 144 तक कैसे जा पहुंचे, किस तरह से पोलियो मुहिम मुतासर हुई है, इन तमाम मामलात पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है जी सुंदस इरशाद साहिबा हैं, आप पंजाब पोलियो प्रोग्राम की इंचार्ज हैं। सुंदस साहिबा, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सुंदस साहिबा, सबसे पहले हमें बताइए कि कौन कौन से इलाके हैं जहाँ पर आज बाकायदा तौर पर पोलियो मुहिम का आगाज हो रहा है? जी, थैंक यू फॉर टेकिंग मी ऑनलाइन। पंजाब में हमारे पास फैसलाबाद और अटक में कैंपेन का आज से आगाज कर दिया गया है। 20 से 23 तक हमारी कैंपेन जारी रहेगी। फैसलाबाद में हमारे पास 44 यूसीज है और अटक में हमारे पास 14 यूसीज है, जिसका टारगेट हमारा 3,17,000 बच्चों का है। तो इंशाल्लाह आज से हमारी कैंपेन शुरू है एंड वी विल बी कवरिंग देम इन 4 डेज। सुंदर साहिबा, लाहौर के कौन कौन से इलाके हैं? जी, लाहौर की हमारी यूसी 12 में केस आया था, तो उसकी सिलेक्टेड यूसी में मॉपअप एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो उसमें उसी का केस रिस्पॉन्स है, बेसिकली वो वापस केस पोलियो का रिपोर्ट हुआ था। सुंदर साहब, ये बताइएगा कि मुकम्मल तौर पर क्यों नहीं मुहिम का आगाज हो रहा, क्योंकि पहले ही हमने देखा मुहिम बहुत ज़्यादा मुतासिर है। 2019 में केसेस बहुत ज़्यादा सामने आए हैं, 2020 के पहले 6 महीने में भी काफ़ी केसेस सामने आ गए हैं। जी बिल्कुल, हमारे पास अभी आपने देखा था मार्च में हमने फरवरी में हमने कैंपेन की थी, मार्च में हमने कैंपेन की, लेकिन कोरोना की वजह से हमें हॉल्ट करनी पड़ी। तो इस वजह से अब हमने बिकॉज ऑफ द कोरोना हमने यही सोचा कि केसेस अभी हम अपना केस रिस्पॉन्स 14 स्केल से शुरू करें।
एंड कीपिंग इन व्यू द रिस्पॉन्स ऑफ दिस कैंपेन, हम अपनी अगली कैंपेन्स को उसी हिसाब से मॉडिफाई करें, क्योंकि हमारे लिए फ्रंट लाइन वर्कर्स कम्युनिटी की सेफ्टी इज द प्रायोरिटी। तो इंशाल्लाह अगले महीने से हम अपनी इस कैंपेन का रिस्पॉन्स देखते हुए प्लान कर रहे हैं नेक्स्ट कैंपेन की, जो कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और टिल दिसंबर तक प्लान है हमारी कैंपेन। इंशाल्लाह उनको कोई करें। ठीक, सुंदर साहब ये बताइएगा कि ये पिछले 6-7 सालों में हमने देखा है कि पोलियो की जो पूरे साल की तादाद होती थी वो डबल फिगर थी, लेकिन 2019 में बहुत ज़्यादा देखी गई है। ये इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएशन क्यों है? खला कहाँ पर है जो पूर्ण करने की ज़रूरत है? जी, अनफॉर्चुनेटली 2019 वॉज अ चैलेंजिंग ईयर फॉर अस। हमारी कैंपेन्स भी उस तरह से नहीं हो सकी, उस तादाद में नहीं हो सकी। सेकेंडली अगर आप एनवायरमेंटल सैंपल्स देखें तो वायरस भी हर जगह मौजूद है, जहाँ पर इम्यूनिटी कम होती है वहाँ पर डेफिनेटली बच्चों को अफेक्ट भी कर रहा है। तो इसी वजह से इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने यही प्लान किया है कि इस साल इंशाल्लाह डेडिकेटेडली बहुत सारी कैंपेन्स करेंगे। एंड अगर आप देखें अब इंशाल्लाह जुलाई ऑनवर्ड हमारी हर महीने में कैंपेन प्लान है। सो आई होप अगर हम इसको बहुत अच्छे तरीके से करें तो वी कैन कंट्रोल इट। कैंपेन्स आपने बताया कि ज़्यादा मौसर अंदाज में नहीं हो पाई, वजूहात क्या थी, क्यों नहीं हो पाई कैंपेन्स? बेसिकली लास्ट ईयर कैंपेन्स की तादाद कम थी, मौसम तो हुई लेकिन तादाद कम थी। अब इंशाल्लाह इस साल हमने हर महीने प्लान किया, तो इस दफा इंशाल्लाह से हम वी विल बी एबल टू इंटरप्ट द वायरस अगर हमारी इंशाल्लाह। ठीक, सुंदर साहब ये बताइएगा कि कुछ लोग बल्कि ये भी मामला सामने आते हैं कि बच्चों को पोलियो के कतरे बाकायदा तौर पर पेरेंट्स की जानिब से पिलाए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनमें पोलियो वायरस पाया जाता है। नहीं, अगर हमारी रूटीन इम्यूनाइजेशन पूरी प्रॉपर करवाई जाए और पोलियो कतरे पिलाए जाए तो फिर इन दैट केस हमारी प्रोबेबिलिटी नहीं होती कि बच्चों में पोलियो वायरस की चांस हो। सो रूटीन इम्यूनाइजेशन का होना एंड साथ हमारी SIU डोजेस जो है उसका होना बहुत ज़रूरी है, ताकि बच्चों में इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा हो सके कि वो पोलियो वायरस का डिफेंस कर सके उनकी बॉडी उसके अगेंस्ट। सुंदर साहब ये रिसेंटली केस एक लाहौर से रिपोर्ट हुआ था, एक बिल्कुल छोटा बच्चा था, उसके वालिदैन की जानिब से बताया गया कि बाकायदा 10 बार पोलियो के कतरे उसको हर मुहिम में पिलाए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद बेचारा मौत के मुंह में चला गया पोलियो की वजह से। जी, उसके अंदर फिर और फैक्टर्स भी शामिल होते हैं, जैसे रूटीन इम्यूनाइजेशन देखने की जरूरत है कि उसको बाकी रूटीन इम्यूनाइजेशन प्रॉपर ठीक से नहीं, उसके ऊपर हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं and we will let you know accordingly, but the thing is कि आपकी रूटीन इम्यूनाइजेशन एंड कैंपेन में कतरे देना जरूरी है ताकि आपकी बॉडी में इतनी इम्यूनिटी हो कि वो उसके अगेंस्ट पोलियो वायरस के अगेंस्ट को पार कर सके। तो अगर रूटीन इम्यूनाइजेशन भी बच्चे की पूरी है एंड पोलियो कतरे भी वो हर कैंपेन पे लाते हैं तो इंशाल्लाह ताला वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी होती है कि बच्चा कैन सस्टेन। अच्छा सुंदर साहब ये बता दीजिए कि प्लान क्या होता है? हर साल मखसूस अंदाज में पोलियो मुहिम चलाई जाती है कि हर 1, 2 या 3 महीने बाद चलाई जानी है, या जब भी ज़रूरत महसूस होती है तो पोलियो मुहिम का आगाज़ होता है? नहीं, हमारी हर साल के शुरू में पूरा एक स्केड्यूल जारी होता है पोलियो मुहिम की कैंपेन कि कितने साल में कितने महीने बाद हमने अपनी कैंपेन प्लान करनी है। इस साल का भी हमारा पूरा स्केड्यूल तैयार था, बट बिकॉज ऑफ दिस कोरोना हमें अपनी कैंपेन को मार्च में हॉल्ट करना पड़ा। हमारी जून में भी प्लान की कैंपेन, मई में भी प्लान की कैंपेन, लेकिन वो हो नहीं सकी कोरोना की वजह से। तो अब हमने नया स्केड्यूल जारी किया जिसमें अब हर महीने इंशाल्लाह ताला जुलाई ऑनवर्ड टिल दिसंबर कैंपेन्स है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुंदर से इरशाद साहिबा प्रोग्राम में शामिल होने के लिए और बताने के लिए। जी, उन इलाकों में पोलियो मुहिम का दोबारा से आगाज़ कर दिया गया है जहाँ पर कुछ ज़्यादा इग्नोर्ड एरियाज़ हैं, जहाँ पर लोगों की जानिब से ज़्यादा शिकायत मौसूल हो रही हैं, लेकिन सोच का मकाम फिर वही है कि पोलियो केसेस कम होने की बजाय दिन ब दिन बढ़ते क्यों जा रहे हैं। नाज़रीन, पोलियो के हवाले से तो हमने बात कर ली है, लेकिन उसके साथ साथ शहर में एक और बहुत बड़ा मसला मौजूद है जो कि कोरोना वायरस की सूरत हाल में कहीं दब कर रह गया है। कोरोना के बाद डेंगू ने खतरे की घंटी बजा दी है। शहर में डेंगू के 16 मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। महकमा सेहत के मुताबिक 4000 मकामात से लार्वा भी बरामद हो चुका है। CEO हेल्थ डॉक्टर शुएब गुरमानी कहते हैं कि सरकारी अस्पतालों में डेंगू काउंटर्स फाल कर दिए गए हैं। इन तमाम तर सूरत हाल पर हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद होंगे जी डॉक्टर आमिर साहब हैं, आप डिस्ट्रिक्ट डेंगू प्रोग्राम के इंचार्ज हैं। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमें बताइए कि कॉन्सेप्ट तो ये समझा जाता है कि जब ज़्यादा गर्मी का मौसम होता है, हब्स होता है, मच्छर तो मर जाता है। जी देखिए, ऐसे नहीं है। बेसिकली एक तो थोड़े से फिगर में ठीक कर दूं कि डेंगू के पेशेंट्स आए हैं 12 लाहौर में अभी तक, और लाहौर में तकरीबन 14,000 मुकामात से लार्वा बरामद हुआ है। 14,000 मुकामात से। डेंगू का मच्छर कुछ इस तरह से काम करता है कि वो जब अपने एग्स दे देता है, उसके एग्स पड़े रहते हैं, 3 से 4 साल पड़े रहते हैं।
जैसे ही उन्हें थोड़ा सा पानी मिलता है वो हफ्ता 10 दिन में मच्छर की सूरत अख्तियार कर लेता है अंडे से। तो इस वजह से इसमें ये कहना कि ये सिर्फ ज़्यादा हब्स के मौसम में या ज़्यादा गर्मी के मौसम में ख़त्म हो जाएगा, ऐसे नहीं, क्योंकि हमारे घर में बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे छांव रहती है। आप फ्रिज की ट्रे देख लें, आप गमलों के नीचे देख लें, घर में कई जगह पे ऐसे जहाँ पानी खड़ा रहता होगा, और इवन आप गटरों के ढक्कन के ऊपर थोड़ी सी जगह देख लें, 5 ml में भी मच्छर अपने अंडे दे देता है। ठीक, इसका मतलब है हमने रिलैक्स नहीं होना, डेंगू तो सारा साल तैयार रहता है हमला करने। जी, डेंगू के लिए बिल्कुल रिलैक्स नहीं होना। बेसिकली ये बीमारी हमारी नेशन कुछ इस तरह की आदत बन गई है, हम समझते हैं कि गवर्नमेंट आएगी ही तो काम करेगी। ये डेंगू ये कम्युनिटी डिजीज है, जब तक लोग खुद अपना नहीं सोचेंगे। इसका बहुत ही आसान काम है, सिर्फ आपने अपने घर में उसके आसपास पानी नहीं खड़ा होने देना किसी जगह पे, जहां भी पानी खड़ा हो वहां से उसको रिमूव कर देना है, तो डेंगू से निजात मिलती रहेगी। ठीक, अच्छा डॉक्टर साहब हमें ये बताइए कि ये डेंगू के हवाले से अवेयरनेस कैंपेन्स भी हम गुज़िश्ता सालों में देखते रहे हैं, इस साल कोई प्लान है? क्योंकि पहले तो कोरोना ने तमाम मामलात को फुल स्टॉप लगा दिया था, तो अब दोबारा से डेंगू पे क्या क्या इकदाम हो रहे हैं, क्या क्या काम हो रहा है? जी देखिए, डेंगू पे ना कोरोना की वजह से फुल स्टॉप नहीं लगा। एक चीज़ मैं आज सामीन को और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे जितने भी मामलात हों, कोरोना के हों, पोलियो के हों, वो डेंगू टीमें ही सरंजाम देती हैं 90%। वो ऑलरेडी घर घर जा रही होती हैं, वो भी काम देख लेती हैं साथ। और अवेयरनेस के हिसाब से 2011 से आज अब 10वां साल शुरू हो गया है। मेरा नहीं ख्याल कि लाहौर का या पंजाब का या पाकिस्तान का कोई भी शहरी जिसको ये अवेयरनेस नहीं होगी कि डेंगू के लिए हमने क्या करना है। अगर उसके बावजूद भी लोग अपने घर में पानी की जगह खड़ी रहने दें, तो ये सब लोग अभी भी मौजूद है जिनको पता नहीं। जी, यही मैं कह रहा हूँ, हमारे अनपढ़ लोग भी बेचारे हैं जिनको नहीं मालूम। लेकिन टीमें जब घर घर जाती हैं, वो उनके साथ साथ घर वालों को दिखाती हैं कि यहाँ पे आपके पानी खड़ा है, या आपका वाटर कूलर है, या आपका रूम कूलर है, यहाँ पे पानी खड़ा होने दें, रोज इसको रिमूव करें, रोज साफ करें। बल्कि कोशिश करते हैं जिन रूम कूलर्स में जहाँ पे उन्हें लार्वे का अंदाजा होता है, वहाँ पे दवाई की एक पुड़िया भी रख देते हैं एहतियात से, ताकि लार्वे को तलब किया जा सके। ठीक है डॉक्टर साहब, इस पे हम मजीद भी बात करते हैं। जो हमारे साथ नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ बिलाल चौधरी भी मौजूद हैं। बिलाल, हमें ये बताइए कि अस्पतालों में डेंगू काउंटर्स, डेंगू वार्ड्स बनाई गई थी, इस मामले को देखते हुए वो फाल हो गई सारी क्या? देखें सिद्धा, जिस तरह डॉक्टर आमिर साहब ने बताया कि उनकी जानिब से जो लार्वा तल्फ करने के हवाले से इकदाम किए जाने, कोई शक नहीं कि 14,000 मुकामात पे इन्होंने मतलब लार्वा को तल्फ किया, पकड़ा उसको। लेकिन इससे कई मुकामात पे हज़ारों की तादाद में लार्वा अभी भी मौजूद है, अभी एग्जिस्ट कर रहा है। उसकी वजह यह है कि इनके पास भी मैन पावर की काफ़ी शॉर्टेज है। मुझे याद है कुछ माह पहले कैप्टन रिटायर मोहम्मद उस्मान ने कहा था कि हम डेंगू के हवाले से 10,000 मुलाजमी रखेंगे, जिनमें से मेरा ख्याल है कुछ 400-500 तो रखेंगे थे, उसके अलावा 9,000 300 या 400 थे वो नहीं रखेंगे। तो इस वजह से ऊपर से अब इशू यह है कि कोरोना की वजह से जिस तरह मुख्तलिफ जो महकमा से के जो प्रोग्राम्स है वो मुतासिर है, इसी तरह डेंगू भी मुतासिर है। तो इसमें तो कोई शक नहीं, जिस तरह इनकी जानिब सर्विलेंस होनी चाहिए थी उस तरह नहीं की गई। अब देखें, जो कई माह से जो दफातर बंद हैं, जो फैक्ट्रियाँ बंद हैं, जो स्कूल्स बंद हैं, तो वहाँ पे भी लोग आ जा नहीं रहा, उसमें से टीमें भी, और फिर बारिश से पानी भी वहाँ जमा हो रहा है। बिल्कुल, अब आप ये देखें, मानसून का आगाज हो चुका है, अब वक्फे से बारिशें हो रही है। ये बारिशें बड़ी खतरनाक है। जिस तरह डॉक्टर आमिर साहब ने बताया कि 5 ml के पानी में भी जो लार्वा अपनी अफजाइश कर देता है, तो इस हवाले से अगर पानी कुछ दिन खड़ा रहता है तो ये फिर बात डॉक्टर साहब तो बता रहे हैं जरा सा उसको मॉइस्चर मिलता है तो वो बिल्कुल एक्टिव हो जाता है, उसको ज्यादा मेहनत की भी जरूरत नहीं होती। डॉक्टर साहब हमें बताइए कि ये अब डेंगू जो है ये पहले हमने देखा कि 2011 में बहुत ज़्यादा अमवात भी हुई, अब ये कंट्रोल में है या अभी भी ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है? इसकी मेडिसिन मौजूद है, वैक्सीन मौजूद है, तरीका इलाज क्या है इसका? जी देखिए, मैं आपको पहले ये बता दूं कि डेंगू वो डिजीज़ नहीं है जिसको कि हम ख़त्म कर सकते हैं, ज़ीरो पे लेके आ सकते हैं, क्योंकि इसमें मच्छर इन्वॉल्व है, वायरस इन्वॉल्व है, इंसान इन्वॉल्व है, इसलिए इसने चलना तो है। तो लाहौर का एक अपना एंडेमिक लेवल एक होता है हर डिजीज का, एक आपने सुना होगा एपिडेमिक लफ्ज है, एक होता है एंडेमिक कि जो एक्सपेक्टेड होती है फ्रीक्वेंसी, साथ ही रहना है, एक्सपेक्टेड होती है। तो पिछले साल भी लाहौर में अगरचे 825 मरीज आए थे डेंगू के, लेकिन कोई भी डेथ नहीं हुई। म्यू हॉस्पिटल से एक डेथ एक रिपोर्ट हुई थी, लेकिन बाद में साबित हुआ कि वो डेंगू की वजह से नहीं थी। उसमें से एक बात आपके और गोशगुजार करूं कि उसमें से 323 मरीज ऐसे थे जो डायरेक्ट लेबॉर्ट्रियों से रिपोर्ट हुए थे। अभी इस साल भी अगर आप देखें 12 मरीज जो आए हैं उनमें से 9 प्राइवेट लेबॉर्ट्रियों से रिपोर्ट हुए हैं। इसका मतलब कि वो 9 लोगों को बीमारी इस शिद्दत की नहीं थी कि उन्हें अस्पताल जाना पड़े। सिर्फ 3 मरीज अस्पतालों से रिपोर्ट हुए हैं, एक सर्विसेज से, एक हमीद लतीफ से और एक भावलपुर विक्टोरिया हॉस्पिटल से। तो हमारी कोशिश ये होती है, एक होती है मॉर्बिडिटी बीमारी, एक होती है मोर्टेलिटी अमवात। तो हमारी कोशिश होती है कि बीमारी भी कम से कम हो और मौत तो बिल्कुल वाकया ना हो किसी की, क्योंकि मौत का तो एक बंदा जाने से सारा घर
का खात्मा। जैसे अभी आपको मैं एक थोड़ा सा असिस्ट करना चाहूँगा कि जैसे आपने कहा ना कि पोलियो के हवाले से डेथ हुई है रिसेंट, ये पोलियो की वजह से डेथ नहीं हुई। बेसिकली बच्चा था गिलेन-बारे सिंड्रोम का, रिपोर्ट कर चुका है जी, मैं बाकायदा तौर पर रिपोर्ट में बताया गया है, हम खुद नहीं कह रहे। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, वो ना जीबीएस का केस था, गिलेन-बारे सिंड्रोम का। उसमें पैरालिसिस हो जाता है सारे जिस्म का और रेस्पिरेटरी मसल्स का, मतलब सांस का भी जो सिस्टम होता है वो बंद हो जाता है। लेकिन डॉक्टर साहब उसका जो पोलियो का रिपोर्ट है वो भी पॉजिटिव जी, मैं आपको भी बताता हूँ ना, तो जो भी बच्चा जिसको फालिज होता है ना, उसके सैंपल जरूर लिए जाते हैं ताकि देखा जा सके कि हमारी कम्युनिटी में पोलियो की सर्कुलेशन कितनी है। इसको कहते हैं अपॉर्चुनिस्टिक फाइंडिंग, कि बच्चा गया किसी और डिजीज की वजह से था और हमें एक और डिजीज मिल गई उसके साथ, तो उसकी डेथ अगरचे गिलेन-बारे सिंड्रोम की वजह से हुई है, लेकिन उसमें पोलियो का वायरस पाया गया है। अगर उसको गिलेन-बारे सिंड्रोम ना होती तो उसकी डेथ नहीं होनी थी। इसलिए हम ये नहीं कह सकते उसकी डेथ पोलियो की वजह से नहीं हुई, डेथ गिलेन-बारे सिंड्रोम की वजह से हुई है, लेकिन उसमें पोलियो का वायरस मौजूद है। बिलाल, हमें बताइए कि अवेयरनेस कैंपेन्स की हमेशा मैं इस तरह के मामलात में बहुत बात करती हूँ। डेंगू का मैंने अभी तक कोई बैनर, कोई पोस्टर नहीं देखा जिसपे जब होता है सीजन तो हम देखते हैं जी पूरी आस्तीनों के कपड़े, फिर भी लोगों को जगाना तो है, बताना तो है कि भाई ये भी खतरा है। बिल्कुल सिद्रा, इसका एक डिपार्टमेंट है, डॉक्टर आमिर साहब डिस्ट्रिक्ट के इंचार्ज हैं, और ये चीज़ें कोरोना के अपने जगहों पे काम करें, डेंगू वाले अपनी जगहों पे काम करें, पोलियो वाले अपनी जगहों पे काम करें, तो सबको अपना अपना जो उनके हिस्से का काम है वो तो करना है और करना चाहिए। तो जिस तरह कैंपेन की बात की, तो वाकई अभी तक ना इनकी जानिब से कोई एडवर्टीजमेंट की गई है, ना किसी हॉस्पिटल्स में, ना कहीं बाहर, हमें फिलहाल देखने में तो नहीं आई। लेकिन ये आमिर साहब बताएंगे उसकी रीज़न क्या है। लेकिन दूसरी रीज़न ये कि आवाम को शऊर देना बहुत ज़रूरी है। आवाम भूल चुका है, आवाम को सिर्फ इस वक्त कोरोना है, कोरोना ही है। अब वो बोल चुके कि डेंगू भी कोई बीमारी होती थी। अब हमने जब कल भी ये खबर दी थी, फिर उसके बाद पता चला कि टीवी पे चली और आवाम ने कहा जी हाँ इस मौसम में तो डेंगू आता है। बनता इंसान है, भूल जाता है। तो उस वजह से ये जो चीज़ें होती है ये रिफ्रेशर कोर्स का काम करती हैं। तो एडवर्टीजमेंट तो बहुत ज़रूरी है इस हवाले से। जहाँ तक आपने बात की थी इस तरह के हॉस्पिटल्स के अंदर क्या सूरत हाल है, तो वो जो कोरोना जब आया था तो इस हवाले से जितने भी डेंगू के आइसोलेशन वार्ड्स बनाए गए, तो अल्टीमेटली हमारे पास कैपेसिटी भी बड़ी कम थी और पेशेंट्स की रेशो बहुत ज़्यादा आ रही थी। तो उस हवाले से जितने भी आइसोलेशन वार्ड्स थे फिर वो सारे कन्वर्ट कर दिए गए, कुछ कोरोना में कर दिए गए, कुछ को फिर वैसे जो है वो सेपरेट कर दिया गया। इस वजह से अस्पतालों के अंदर तो अभी तक कोरोना के हवाले से चलें फिलहाल ये डॉक्टर साहब से पूछ लेते हैं। डॉक्टर साहब, अस्पतालों में क्या फाल हो गए, अगर हैं तो ये भी बता दीजिए कौन कौन से अस्पतालों में? देखिए, जो हमारे जितने टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं और जितने प्राइवेट बड़े हॉस्पिटल्स हैं, लाहौर में तकरीबन 667 बेड्स जो हैं वो डेंगू के हवाले से सारा साल हम फिक्स रखते हैं। लेकिन मैं आपको जैसे बताया कि सिर्फ 2 मरीज ऐसे हैं जो अस्पताल से रिपोर्ट हुए हैं। इसका मतलब सिर्फ 2 लोगों में ऐसी अलामत आई थी कि उन्हें हॉस्पिटल जाना पड़ा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो भी सेहतयाब हो चुके हैं। एक हमीदीप हॉस्पिटल से, एक सर्विसेज हॉस्पिटल से। तो 667 बेड हमारे नोटिस में होते हैं, हर टाइम फिक्स होते हैं तमाम टीचिंग हॉस्पिटल से और बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, जो कि सिर्फ डेंगू के लिए मखसूस होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके साइन एंड सिम्टम्स बताइए हमें। डेंगू मच्छर किसी को काट लेता है तो फिर उसे होता क्या है? देखिए, इसकी ना अलामात हर बंदे में थोड़ी डिफरेंट आ सकती हैं, क्योंकि ये वायरल डिजीज है। ये भी जैसे कोरोना वायरल डिजीज है, आपने बताया पोलियो वायरल डिजीज है, ऐसे डेंगू भी वायरल डिजीज है। तो इसमें बुखार हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। वायरल क्या एक से दूसरे को लगती है? जी नहीं, वायरस कहते हैं, वायरस एक जरासीम है। वायरस मैं समझी वायरल कह रहे हैं, वो वायरल वो सोशल मीडिया वाला वायरल नहीं जी, वायरस की वजह से फैलती है इस वजह से जी, वायरल डिजीज। लेकिन इसमें ज्यादा आंखों में दर्द, आंखों के पीछे दर्द, जिस्म में दर्द इसमें बहुत ज्यादा शदीद होती है मरीज को। लेकिन आप साथ साथ कोरोना चल रहा है, उसमें भी दर्द बहुत ज्यादा शदीद होती है उसमें मरीज को। तो जैसे किसी बंदे में आजकल ये अलामत है, उसे चाहिए फौरी तौर पर अपने नज़दीकी हॉस्पिटल में जाए और वहाँ पे जाके डॉक्टर को अपना चेकअप करवाए। फिर डॉक्टर आगे उसकी अंदाज़ा लगाएंगे कि इस मरीज़ को क्या ज़रूरत है टेस्टों की। आमतौर पे होता ये है कि जो मरीज़ भी ऐसे आता है उसका कोरोना का टेस्ट भी ले लिया जाता है और उसका CBC तो करते ही है मरीज़ हॉस्पिटल का। तो CBC से हमें अंदाज़ा हो जाता है, उसमें TLC काउंट से, प्लेटलेट काउंट से हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये मरीज़ किस तरफ जा रहा है, डेंगू की तरफ जा रहा है कि कोरोना की तरफ जा रहा है या किसी और डिजीज़ की तरफ। बिलाल, टेस्टिंग अगर किसी को शुबा है कि कोई मच्छर वाले इलाके में वो फिर रहा था, कहीं पार्क चला गया था, मच्छर उससे काट गया है, बुखार हो गया, फिर उसने टेस्ट कैसे करवाना है? वो प्राइवेट लैब से कराएगा या फिर गवर्नमेंट ने भी कोई इंतजाम कर रखा है इस हवाले से? देखें सीधा, इसका जो टेस्ट है वो तो बड़ा सिंपल है। CBC तो तमाम अस्पतालों के अंदर, छोटे बड़े हॉस्पिटल्स के अंदर मौजूद है। लेकिन सिचुएशन ये पैदा होती है जब इस तरह के हालात में जब किसी को इस तरह की कोई सिम्टम बताते हैं, फिर डॉक्टर्स भी परेशान होता है, मरीज भी परेशान होता है। अब पिछले दिनों भी जब कोरोना आया था, अक्सर लोगों को टाइफाइड था, अक्सर लोगों को सिंपल नज़ला जुकाम था, फिर डॉक्टर्स की जानिब से वो टेस्ट रिकमेंड कर दिए जाते हैं। यानी कोरोना में तो हर तरह के सिम्टम्स पाए जा रहे हैं, चाहे वो किसी भी बीमारी। बिल्कुल, ये जिस तरह डेंगू के डॉक्टर आमिर साहब ने बताया, तो बाज़ काफ़ी सिमिलरिटी है इसमें, इसकी सिम्टम्स में।
तो बाद का डॉक्टर्स को आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो बाद रिसेंट सिनेरियो में वो सिर्फ रिकमेंड करेगा कोरोना, लेकिन जिस तरह डॉक्टर आमिर साहब ने बताया कि हमें डॉक्टर्स को भी चाहिए कि रिसेंट सिनेरियो में जहाँ पे आपने कोरोना का जो PCR करवाना है, साथ ही आप डेंगू CBC का भी करवा लें और मुख्तलिफ जो टाइफाइड के टेस्ट हैं आजकल वो भी करवाए जा रहे हैं, क्योंकि टाइफाइड भी काफ़ी ज़्यादा जो है पेशेंट्स में गर्मियों में वैसे बहुत ज़्यादा केसेस रिपोर्ट उस हवाले से इसकी डेंगू के जो टेस्ट है इसकी किसी भी किस्म की कोई मसला मसाइल नहीं है, क्योंकि हॉस्पिटल्स में तो ये फ्री हो रहा है। और प्राइवेट लेबॉर्ट्रीज में मुझे याद है कि 90 रुपये एक रेट फिक्स किया था CBC का, तो मतलब इसका टेस्ट के हवाले से कोई इतना परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन इशू ये है कि जो डेंगू है इसकी हवाले से जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं ये काफ़ी अहम है कि ये सुबह के टाइम और शाम को तुलुए आफ्ताब के टाइम सनसेट के साथ आफ्ताब और इसमें ज़्यादातर ये मच्छर काटता है। तो इस दौरान अगर आप पूरी आस्तीनों वाले कपड़े पहने और खुली जगहों पे जाने से आप गुरेज करें तो आप काफ़ी हद तक डेंगू वायरस से बच सकते हैं। कोई अवेयरनेस कैंपेन आने वाले वक्त में प्लान की जा रही है आपकी? जी, अवेयरनेस कैंपेन पहले तो हम इसके सेमिनार्स, वॉक्स और मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस में जाके हम इसकी बाकायदा लेक्चर्स वगैरह भी दे रहे थे। पहले थोड़ा सा मार्च अप्रैल में हमारा ये वाला कंपोनेंट डेफिशिएंट हुआ, लेकिन उसके साथ हम ये करते हैं कि हमारी टीमें घर घर जाती हैं, हमारी टीमें, और हमारी टीमें जब घर घर जाती हैं वो 7 घरों में पम्फलेट भी देती हैं, उनको गाइड भी करती हैं। मैंने को बताया जिस घर में जिस फैक्ट्री में भी टीम जाएगी वो उनको दिखाते हैं साथ साथ, आपके यहाँ पे लार्वा नजर आ रहा है, आपके यहाँ पे पानी खड़ा है, तो ये कंटिन्यूस चलता रहता है हमारा साइकिल अवेयरनेस का। लाहौर की अगर हम बात करें कि यहाँ पर बहुत ज्यादा डेंगू लार्वा पाया जा रहा है। डेंगू लार्वा ज्यादा हमारा पाया जा रहा है अंदरून लाहौर में, ये रावी टाउन के एरियाज में, गुंजान आबाद और कंजेस्टेड एरिया में ज्यादा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। बिलाल, आपका भी बहुत शुक्रिया। कोरोना से तो बचना है, साथ साथ डेंगू मच्छर से भी बचना है। पूरी आस्तीनों के कपड़े पहनिए, घर में बिल्कुल पानी जमा ना होने दीजिए, तो आप डेंगू से यकीनी तौर पर बच सकते हैं। यहाँ पर वक्त है एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, कुछ बात करेंगे खाने पीने के मामलात के हवाले से, क्योंकि हमेशा हमारे ग़िज़ाइयत से हमारी बात होती है तो उनकी जानिब से ये ज़रूर कहा जाता है कि हर चीज़ की ज़्यादती ख़तरनाक होती है, लेकिन साथ ही साथ ये भी बताया जाता है कि ऐसा भी नहीं करना कि आपने किसी भी खाने के इंग्रेडिएंट को अपनी ग़िज़ा से बिल्कुल निकाल देना है। कुछ लोग ऐसे हैं जी, मीठे को इतना पसंद करते हैं कि दिन रात कुछ ना कुछ उनको मीठा मिलता रहे तो उनकी ज़िंदगी बनी रहती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, ख़ास तौर पर ख़ातीन की बात करूँगी, लड़कियों की बात करूँगी, जो कि डाइटिंग शुरू करती हैं तो मीठे को अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल निकाल देती हैं कि मीठे को बिल्कुल भी टच नहीं करना, चाहे वो आर्टिफिशियल मीठा हो, चाहे वो फ्रूट की शक्ल में मीठा हो। तो ये कितना डेंजरस हो सकता है, हमारी बॉडी को मीठे की कितनी ज़रूरत है। अगर आप डाइट प्लान ले रहे हैं तो क्या फिर आपने मीठे को बिल्कुल छोड़ देना है, या फिर भी किसी न किसी अंदाज में मीठे को अपने ग़िज़ा में शामिल करना है? इन तमाम मामलात में बात करेंगे। जी, मेरे साथ मौजूद हैं माहिर ग़िज़ायात सारा फारूकी। सारा प्रोग्राम में आपको हम खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले मीठा बताइए हमें कि ये डाइट करने वाले जो स्पेशली ख़वातीन लड़कियां हैं, इन्होंने मीठा बिल्कुल खाना छोड़ दिया है? मीठे की वैसे बॉडी को ज़रूरत होती है, क्योंकि आपकी बॉडी में जो जिसे कहते हैं जिससे आपको एनर्जी मिलती है वो सिंपल ग्लूकोज है, वो मीठा ही है, ठीक है, एक तरह से, तो उसकी बॉडी को ज़रूरत है। लेकिन हम जो सोर्सेज यूज़ करते हैं, हम लोग मीठा जहाँ से हम लोग लेते हैं, गुड मीठा और बैड मीठा, वो चीज़ें ज़रा उसमें डिफरेंस आ जाता है। अब अगर हम गुड मीठा की बात करें तो ये आपके वो वाले हैं जो नेचुरल फ्रूट्स हैं, जैसे, ठीक है, आप ड्राई फ्रूट्स वगैरह यूज़ करें, डेट्स वगैरह यूज़ करें। आपको मीठे की क्रेविंग हो रही है तो शहद का इस्तेमाल करें, ठीक है। अक्सर चाय में लोग जैसे शुगर, स्पेशली वाइट शुगर ऐड करते हैं, तो उसकी जगह आप जो है ब्राउन शुगर अगर आपको मिल जाती है, या गुड़ मिल जाता है, या फिर आपको जो है हनी मिल जाता है, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। वो ज़रा बेहतरीन ऑप्शन है। जितनी ज़्यादा कम प्रोसेस चीज़ होगी, जितनी ज़्यादा जिसे कहते हैं प्रोसेसिंग से नहीं गुजरी हुई होगी, वो सबसे बेहतरीन है, जो सबसे ऑर्गेनिक है। लेकिन जितना ज़्यादा वो प्रोसेसिंग से गुजरती है, ख़ासतौर पर जो वाइट शुगर है, आप ये देखें वाइट शुगर सबसे ख़तरनाक है। ऑफ ऑल शुगर्स, जितने भी शुगर्स हैं, उन सबसे ख़तरनाक वाइट शुगर है, और हम वही सबसे ज़्यादा जो है इस्तेमाल करते हैं। अच्छा सारा, हमें ये बताइए कि अब हम अगर वाइट शुगर इस्तेमाल नहीं करते, ब्राउन नहीं इस्तेमाल नहीं करते, हम गुड़ नहीं खाते, शक्कर नहीं खाते, हम हनी का इस्तेमाल नहीं करते, सिर्फ मीठे फ्रूट्स खा लेते हैं, तो क्या हमारी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो रही है? बिल्कुल हो रही है। फ्रूट्स ख़ास तौर पे अल्लाह ताला ने उसके अंदर इतने सारे विटामिन्स और मिनरल्स रखे हुए हैं जो हम सोच भी नहीं सकते हमारी बॉडी के लिए कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं, ठीक है।
मिठास भी है उसके अंदर, आपकी जो क्रेविंग है वो भी पूरी होती है। अगर आपको मीठे खाने का दिल हो रहा है तो आप फ्रूट्स खा सकते हैं। आजकल मैंगो का जैसे सीज़न है, आप मैंगो खा सकते हैं, तो उससे मिनरल्स वाइटामिन भी मिल रहे हैं। और ख़ास तौर पे जो वाइट शुगर जो तबाही मचा देता है हमारी बॉडी के अंदर, उसको सेटल करने के लिए ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा काम आते हैं। अगर आप जो है शुगर्स का इंटेक करें तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का भी उतना ही ज़्यादा इंटेक करें, ताकि जो बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो रही है वो उसको कम कर सके। जो लोग डाइट के चक्कर में है, मीठा बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर रहे, ना आर्टिफिशियल मीठा, ना फलों की सूरत में, उनके साथ क्या क्या मसाइल हो सकते हैं? देखिए, मीठा अगर आप छोड़ेंगे ना, सबसे पहले तो आपको विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं, जो अक्सर लोग अचानक से मीठा छोड़ देते हैं। उसमें ये है कि आपको क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, आपका जो है बार बार आपका कोई शुगरी चीज़ खाने का दिल करता है, या फिर आपको भूख बहुत ज़्यादा लगती है, आपको नहीं पता होता आपको भूख क्यों लग रही है, हालांकि वो भूख नहीं होती है, वो सिर्फ आपका माइंड आपको कह रहा होता है कि भाई मुझे कुछ मीठा चाहिए। एग्जैक्टली। तो बात ये होती है कि आपने मीठा बिल्कुल छोड़ना नहीं है, ठीक है, आपने हर चीज़ को मॉडरेशन में, ये बात मैं पहले भी बहुत दफ़ा कह चुकी हूँ कि बैलेंस डाइट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कि अगर आपने मीठी चीज़ें भी लेनी है तो नेचुरल मिठास की तरफ रखें, मतलब ऑर्गेनिक फूड्स हैं, फ्रूट्स हैं, ठीक है, ड्राई फ्रूट्स हैं, डेट्स हैं, उसका इंटेक रखें, ताकि आपकी जो क्रेविंग है वो भी साथ साथ पूरी होती रहे। आहिस्ता आहिस्ता वो जो असल में मसला हमारे साथ ये होता है कि हम जो वाइट शुगर का इंटेक करते हैं ना, हमारा वो जिसे कहते हैं कि हमारी वो टेस्ट बर्ड्स वहाँ तक डेवलप हो चुके होते हैं कि हमें उतनी ही मीठी चीज़ चाहिए होती है। बच्चों में भी ख़ास तौर पे अगर आप देखें, आप छोटे बच्चों को अगर आप जो है बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ देते हैं, चॉकलेट्स दे रहे हैं, आप उनको मार्केट से कोई आइसक्रीम वगैरह लेके दे रहे हैं, उसके अंदर लॉलीपॉप खा रहे हैं बच्चे, गोलियां टॉफियां खा रहे हैं, हाँ, कैंडीज खा रहे हैं, अब उसके अंदर मीठा बहुत ज़्यादा है। अब उनका जो है ना वो लेवल उधर तक चला जाता है कि हमें उतनी ही मीठी चीज़ चाहिए। अब आप उन्हें घर में फ्रूट्स देने की कोशिश करेंगे या कोई नेचुरल इस तरह की चीज़ें देने की कोशिश करेंगे, वो नहीं खाएंगे, क्योंकि उसमें वो मिठास नहीं है, वो बहुत कम लेवल पे मिठास है, उनका टेस्ट वहाँ तक डेवलप हो चुका होता है। तो बच्चों में ख़ास तौर पे ना ये बहुत ज़रूरी है कि शुरू से ये आदत डेवलप करें कि नेचुरल फ्रूट्स, नेचुरल जितने भी आपके हैं ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं, उसका वो इंटेक रखें, ताकि उनको उस चीज़ की ज़रूरत ना हो और बाहर का वो ना खाएं। उससे फिर ये होगा कि बाद में जाके भी वो फ्रूट्स वगैरह को मना नहीं करेंगे। अक्सर बच्चे कहते हैं हमें नहीं चाहिए, हमें शेक के अंदर भी चीनी डाल के दो। बहुत बच्चे इस तरह के जो है नखरे करते हैं फिर बाद में कि उसमें भी वाइट शुगर ऐड करो, हर चीज़ में वाइट शुगर ऐड करो। अच्छा सारा, हमें बताइए कि अब हमने रूटीन में अपने मीठे के कंटेंट को पूरा करना है अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट को देखते हुए, तो अगर सिर्फ हम आम का इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि आजकल सबसे ज़्यादा फ्रूट मीठा आम ही है, तो हर रोज़ कितना इस्तेमाल करना चाहिए? आप जो है 2 to 3 सर्विंग्स ले सकते हैं, यानी 2 से 3 मीडियम आम आप जो है यूज़ कर सकते हैं एक दिन में। एक दिन में तो बात बन गई थी आम के शौकीन लोग, बिल्कुल खतरनाक नहीं। असल में चीज़ ये होती है कि 2 to 3 सर्विंग्स ऑफ फ्रूट्स, ठीक है, आप कोशिश करें कि डिफरेंट फ्रूट्स का यूज़ करें, ठीक है, मतलब ये है कि सुबह अगर आपने आम यूज़ कर लिया, दोपहर में आप जो है आलू बुखारे खा लें, ठीक है, इस तरह करके शाम को सेब खा लें, तो जितना डिफरेंस रखेंगे ना फ्रूट्स का उतना अच्छा है। उससे ये होगा कि हर फ्रूट के अंदर ना डिफरेंट अमाउंट होती है मिनरल्स और वाइटामिन की, ठीक है, और हर फ्रूट की अपनी एक यूनिक बात होती है जो दूसरे फ्रूट में नहीं होती, ठीक है। तो इस तरह से आप जब मुख्तलिफ चीज़ें साथ में रखेंगे ना, तो उससे वो आपको भी रिक्वायरमेंट भी पूरी होती है। अच्छा सारा, मीठा तो हमने इस्तेमाल करना है और आपने कहा था फ्रूट बेहतरीन ऑप्शन है, बेहतरीन सोर्स हो सकते हैं। अगर हम ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो फिर क्या होगा? क्योंकि आजकल जो सीज़न है ना, लोग टब में ढेर सारी बर्फ डालते हैं, उसके अंदर आम डालते हैं, फिर उसके बाद 4-4, 5-5 आम बेकार जाते हैं। और मेरे अपने घर में ये हालात आइडिया घरों में ये होता है, बिल्कुल। तो वो कितना खतरनाक हो सकते हैं, उससे क्या नुकसान होगा? अब ऑब्वियसली अगर आप जो है किसी भी चीज़ का एक्सेस अमाउंट में या ज़्यादा अमाउंट में यूज़ करेंगे तो उसका नुकसान इस तरह से होगा कि आपका एक तो इंटेक बढ़ जाएगा, कैलोरीज इंक्रीज हो जाएंगी, ठीक है, फिर वेट गेन होने के भी उतने फिर चांसेस होते हैं। चाहे हेल्दी फूड हो चाहे अनहेल्दी फूड्स हो, कैलोरीज जो होती है ना वो किसी भी तरह से इंक्रीज़ हो सकती हैं। जो भी चीज़ आप ज़्यादा, अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई हेल्दी फूड है आपको अलाउ किया गया कि आप चीज़ खा सकते हो तो आप वो बहुत ज़्यादा खाना शुरू हो जाए, ठीक है, क्योंकि कुछ अमाउंट तो बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है। अब जैसे मैं अगर वाइटामिन की बात करूँ, ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स वाइटामिन हैं, विटामिन सी हैं, ठीक है, ये टेम्प्रेरी तौर पे बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं और रोज़मर्रा की जिसे कहते हैं लाइफ में ये निकलते भी चले जाते हैं, मतलब एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं बॉडी से। तो रोज़ आपको फ्रूट्स की ज़रूरत होती है, लेकिन इतनी ज़्यादा अमाउंट में नहीं ज़रूरत होती। जितनी बॉडी एब्जॉर्ब कर सकती है वो कर लेती है, बाकी एक्सक्रीट आउट कर देती है, बाकी उसके बाद मोटापे की सूरत में आपकी बॉडी में जो है एब्जॉर्ब हो जाता है। बिल्कुल, वो शुगर्स हैं ऑब्वियसली वो फिर आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होने लग जाते हैं, फैट में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर आप वेट गेन करने लग जाते हैं। वेट तो गेन करते हैं, उसके साथ साथ बहुत सारी बीमारियों का खतरा भी सारा बढ़ जाता है ज़्यादा मीठा खाने की वजह से। अब जैसे अगर हम वाइट शुगर्स की बात करें, अब लोग जितना ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो हमें आइडिया नहीं है। अब हमें लगता है कि शायद
वाइट चीनी छोड़ने से हमारी वो मिठास जो है वो कम हो जाएगी अगर लोग जो है वाइट शुगर छोड़ देते हैं कम्प्लीटली। हालांकि जो सॉसेस हम यूज़ करते हैं, मार्केट से प्रोसेस्ड चीज़ें हम लेके आते हैं, उनके अंदर भी आइटम्स खाते हैं, एग्जैक्टली बेकरी आइटम्स, उनके अंदर बहुत ज़्यादा शुगर ऐड है। अराउंड अगर हम जो है कि एवरेज निकालें तो एक दिन में इंसान जो है अराउंड 23 to 24 टीस्पून शुगर के ऐसे ही ले लेता है अगर आप देखें तो, क्योंकि हम लोग इतनी सारी चीज़ों में जो हम प्रोसेस चीज़ें मार्केट से प्रोडक्ट्स लेके आते हैं और हमें शुगर मालूम नहीं होता कि इनमें भी मालूम शुगर होता, कंटेंट है। बिल्कुल नहीं मालूम होता। जब भी मार्केट जाएं, कोई भी प्रोडक्ट चूज़ करें, उसकी बैग पे जो न्यूट्रिशनल फैक्ट्स होते हैं वो लाजमी पढ़ा करें, उनके ऊपर शुगर की क्वांटिटी भी मेंशन हुई होती है कि कितनी अमाउंट में मौजूद है। तो ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जितनी कम अमाउंट हो उतना ही अच्छा है। हम लोग क्या करते हैं, ग्रॉसरी स्टोर्स पे जाके ना हम लोग इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते कि भाई क्वालिटी कैसी है फूड की। हम लोग दवाइयों पे इन्वेस्ट कर लेते हैं लेकिन हम अपनी हेल्थ पे इन्वेस्ट नहीं करते। हम लोग समझते हैं कि भाई सबसे सस्ती चीज़ है, हम उसी की तरफ जाएं, सबसे सस्ता प्रोडक्ट हम लोग चूज़ करें, लेकिन हम लोग ये नहीं देख रहे होते कि भाई इसमें वो चीज़ें हैं भी सही जो हमारी बॉडी के लिए अच्छी हैं या नहीं है, हमारी बॉडी को बाद में जाके कोई नुकसान तो नहीं सारा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन चीज़ों का ध्यान भी बहुत रखते हैं। कई लोग ऐसे हैं, बिल्कुल ऐसे हैं कि वो ध्यान भी रखते हैं, लेकिन अच्छी बात है अगर रखते हैं तो। मैं इसीलिए कह रही हूँ कि प्रोडक्ट्स के ऊपर जो फैक्ट्स लिखे होते हैं, न्यूट्रिशनल फैक्ट्स, वो लाजमी पढ़ा करें, उससे काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है कि कितनी कैलोरीज हैं और क्या है। सारा ये जो गुड मीठे की हम बात कर रहे हैं या मीठे की बॉडी को ज़रूरत होती है, इसके हमारी कोई स्किन पे, बालों पे कोई इस तरह से भी असर होता है हमारी एक्टिविटीज़ पे, हमारे हेल्दी माइंड के लिए? बिल्कुल, अगर आप जो है मीठे का बहुत ज़्यादा इंटेक करें या वाइट शुगर का, उससे तो सबसे पहले ये है कि झुर्रियाँ पड़ने लग जाएंगी, ठीक है, स्किन ख़राब होने लग जाती है। कई लोग जिनका एक्नी का मसला है, अक्सर लोग ये बात करते हैं कि एक्नी का बहुत मसला है, क्या करें? तो सबसे पहले जो है ना वाइट शुगर अपनी लाइफ से जो है ना इसको अलग कर दें, ठीक है। जब आप इसको अलग कर देंगे ना, ज़्यादा मीठा खाने से फिर आपकी स्किन भी खराब होने लगती है, पिंपल्स भी आएंगे, बाल खराब होने लग जाते हैं, ठीक है, और आप बहुत जो है ना जिसे कहते हैं आपकी एनर्जी डाउन होने लग जाती है। कई लोग समझते हैं कि अगर हम शुगर का बहुत ज़्यादा इंटेक करते हैं तो हमारी एनर्जी एकदम ज़्यादा हम में आ जाती है। वो सिर्फ टेम्परेरी होती है, एकदम से एनर्जी लेवल ऊपर होता है और उसी तरह से नीचे ड्रॉप भी हो जाता है। तो ज़रूरी है इस तरह के फूड्स रखें जिनके अंदर फाइबर भी मौजूद हो। अब देखें शुगर्स में भी ना, जब हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं जो न्यूट्रिशनल टर्म है, ठीक है, शुगर्स के लिए, तो एक सिंपल शुगर्स हैं और एक कॉम्प्लेक्स शुगर्स हैं, ठीक है। जो हमारे सिंपल शुगर्स हैं ये यही है, ये जो वाइट शुगर आप यूज़ करते हैं, ठीक है, या ये हम लोग जो जूसेस यूज़ करते हैं। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स हैं उनके अंदर फाइबर मौजूद है। जैसे फ्रूट है, ठीक है, अगर आप फ्रूट का जूस निकाल के यूज़ कर रहे हैं तो वो सिंपल है, सिंपल शुगर है, उसके अंदर फाइबर नहीं है, ठीक है, उससे आपका ग्लूकोज लेवल एकदम से शूट करेगा, ठीक है। और अगर आप कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लेते हैं, जैसे कि होल फ्रूट है, उसके अंदर फाइबर मौजूद है, ठीक है, या फिर होल व्हीट आटा है, ठीक है, या फिर आप जो है ब्राउन ब्रेड यूज़ करें या ब्राउन राइस यूज़ करें, ये कॉम्प्लेक्स कार्ब्स मीठे का कंटेंट होता है। हाँ जी, बिल्कुल होता है, लेकिन वो ये है कि वो एकदम से आपका ग्लूकोज लेवल इंक्रीज नहीं करेगा, आप ज़्यादा देर फुल रखेगा आपको, और आपको जो है भूख ज़्यादा नहीं लगेगी, आपका वेट गेन नहीं होगा, ठीक है। अब सिंपल शुगर्स में ये होता है कि आपका वेट बहुत जल्दी गेन होता है। अब इसमें सिर्फ ये चीज़ें नहीं आती, वाइट शुगर वगैरह जो कई लोग इग्नोर कर जाते हैं। इसमें वाइट आटा भी आता है जो घर में यूज़ होता है, ठीक है। इसके अंदर आपका वाइट ब्रेड भी आती है जो हर घर में यूज़ होती है। नाश्ते में वाइट ब्रेड के साथ ही नाश्ता करते हैं लोग, कितने लोग अगर मल्टीग्रेन ब्रेड यूज़ करते होंगे। तो वाइट राइस यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, और बेकरी आइटम्स घर में, पेस्ट्रीज वगैरह, केक्स वगैरह, इस तरह की चीज़ें यूज़ हो रही हैं, ये सारे सिंपल शुगर्स के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, हमें ये बताइए कि एक हमने आम की तो बात कर ली है जिसे समझा जाता है बहुत ज़्यादा मीठा है, और एक और फ्रूट है जी बनाना, उसके बारे में भी यही कॉन्सेप्ट है कि इसमें मीठे का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, ऐसा ही है रियल में? मीठा देखिए वो नेचुरल मीठा है, वो आप खा सकते हैं, लेकिन बात वही होती है कि वो आप कितनी सर्विंग्स ले रहे हैं एक दिन में, ठीक है, 2 to 3 सर्विंग्स ले रहे हैं या 4 तक आप ले रहे हैं, 4 भी अगर आप एक दिन में जिसे कहते हैं फ्रूट्स ले रहे हैं तो भी ठीक है। अब बनाना यूज़ करें, बहुत अच्छी बात है, एक यूज़ करते हैं, 2 खाते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है, लेकिन उसमें भी यही है कि न्यूट्रिशनल वैल्यू उसकी बहुत हाई है। अगर आप उसे कंपेयर करेंगे ये दूसरे शुगर्स के साथ तो सबसे बेहतरीन वही ऑप्शन है कि आप बनाना का इस्तेमाल करें, फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, तो सबसे बेहतरीन। ठीक है, हमें ये बताइए कि अगर जैसा आपने पहले कहा कि डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट्स आपने अपनी सर्विंग्स में इस्तेमाल करने हैं, उन लोगों का क्या है जो अब आपकी उन्होंने बात तो सुन ली है, सुबह आम खा लेंगे, दोपहर में केले खाने बैठ जाएंगे, शाम को फिर कोई ऐसा फ्रूट होगा जिसमें मीठे का कंटेंट ज़्यादा होगा, तो क्या वो भी डेंजरस हो जाएगा? नहीं, ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं होगा, ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं होगा। बात ये है कि कंट्रोल्ड क्वांटिटी, अगर आपने सुबह एक मीडियम आम खाया है, दोपहर में एक केला खा लिया, ठीक है, उसके साथ साथ आपने बाकी चीज़ें भी देखनी है, आप और क्या क्या चीज़ें खा रहे हैं साथ में, ठीक है ना। अब सिर्फ ये नहीं है कि आप इधर से भी मीठा ले रहे हैं, दूसरी साइड से आप सिंपल शुगर्स दूसरे भी ले रहे हैं, वाइट शुगर का भी इस्तेमाल करें, खाने में भी आप सॉसेस बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो वो फिर वो मिठास की क्वांटिटी और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक, सारा मुझे ये बताइए कि जो हमारे डायबिटिक पेशेंट्स जो हैं वो किस हद तक ये हमारे मीठे फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं?
दिन में वो जो है 2 फ्रूट्स उनको जो है मैं अलाउ कर सकती हूँ, जो मैं करती हूँ। हाँ। कि दिन में जो है वो 2 फ्रूट्स जो है वो ले सकते हैं। ठीक। अब उसके अंदर जो है मैं कोशिश यही करती हूँ कि ये मैंगो बनाना वगैरह हम लोग ऐड नहीं करते, डेट्स ऐड नहीं करते, बाकी डिफरेंट फ्रूट्स जो आजकल आए हुए हैं जैसे आलू बुखारा वगैरह, चेरीज़ हैं, वो खुबानी है। बिल्कुल बिल्कुल वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक। उस मीठे से थोड़ा सा कंट्रोल। तो जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको भी क्या कुछ ना कुछ मीठे का कंटेंट चाहिए होता है, या फिर उनको बिल्कुल निकाल देना है अपनी जिंदगी से मीठे वो वाली चीजें? नहीं, वो मीठे की क्वांटिटी ले रहे होते हैं इस तरह से। अगर आप देखें तो जितने भी हम लोग कार्ब्स की सूरत कार्ब्स की सूरत में बिल्कुल उसके अंदर जो है हमारा जो शुगर मौजूद है, जो कि बॉडी को एक्चुअली ज़रूरत है जिसकी, वो चीज़ें वो लोग ले रहे होते हैं अगर तो वो उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन आप देखें कि जो डायबिटिक्स भी हैं वो लोग भी इस तरह से चीज़ों का ध्यान नहीं रख रहे होते। उनके घर में भी वही वाइट रोटी या मैदे वाले आटे की रोटी बन रही है, बिल्कुल ज़्यादा क्रेविंग्स होती हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि थोड़ा सा जो है ना अपनी आदतें आहिस्ता आहिस्ता चेंज करें। ऑब्वियसली शुरू में थोड़ा सा मसला होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है आपकी हैबिट बन जाती है। आप फिर जो है वो चक्की वाले आटे की रोटी भी पसंद करने लग जाते हैं। ठीक है, ओट्स की रोटी जैसे बना के खाएं, दलिया खाएं जिसे कहते हैं कि जौ का दलिया बना के खाएं। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें आप जो है अपनी लाइफ में जो इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। जूसेस का इस्तेमाल कितना किया जा सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ जूस भी गर्मी के मौसम में बहुत बहुत ज़्यादा पिए जाते हैं और कहा जाता है जी इससे एनर्जी आ रही है, ये नहीं पता कि ये तबाही भी ला रही है साथ में। बिल्कुल। अब जैसे पीच का जूस इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, अब पीच का भी जूस अगर लोग बनाते हैं तो उसके अंदर भी शुगर भर के ऐड डालते करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि उससे वो टेस्ट नहीं आ रहा होता। हमारी बात सारी आ जाती है टेस्ट पे आके रुक जाती है। तो कोशिश यही करें कि जो नेचुरल शुगर है उसी को एंजॉय करने की कोशिश करें, उसी में ही ज़रा सेटिस्फाई होने की कोशिश करें, उसमें स्पेशली शुगर्स ना ऐड करें। हाँ। अगर आपने वाइट शुगर ऐड कर दिया उसका वो न्यूट्रिशनल कंटेंट जो चीज़ थी वो ख़त्म हो गई है। फिर ये ऐसे ही है कि जैसे आप मार्केट से कोई प्रोसेस जूस उठा के ले आए हैं। और मैं आपको ये बता दूँ कि जो मार्केट से आप प्रोसेस जूसेस लेके आते हैं ना, जैसे मैंगो का या एप्पल का जो आप जूस लेके आते हैं, बिल्कुल वो आपके ये जो कोक सोडास वगैरह उनसे ज़्यादा खतरनाक। ठीक है, बिल्कुल। यानी वो जो डब्बे का जूस हम लोग पीते हैं और बच्चों को धड़ाधड़ देते हैं, बिल्कुल फ्रिज भरे में कि इससे बच्चे स्ट्रांग हो जाएंगे। Exactly. उसमें एक्स्ट्रा शुगर्स, एक्स्ट्रा स्वीटनेस उन्होंने बहुत ज़्यादा ऐड किया होता है, ज़्यादा क्वांटिटी में। अगर आप कंपेयर करें ना कोक की बोतल के साथ तो उसमें ज़्यादा ऐड किए जाते हैं। तो जो आपके जितने भी जूसेस होते हैं, तो उससे फिर ये है कि आप बच्चों को भी उसी चीज़ की आदत डाल रहे हैं। फिर वो बच्चा कभी भी आपके हाथ नहीं आएगा, वो फिर कभी आपकी बात नहीं मानेगा, आप उसे जो मर्जी खिलाने की कोशिश करें। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए शुरू से ही उसको ऐसी आदत डाली जाए कि वो शुगर्स का इंटेक ना करे। ठीक अब है। अगर मैं अपनी एग्जांपल दूं, बचपन से ही मेरी माँ ने कभी भी मुझे दूध के अंदर चीनी नहीं डाल के दी। अच्छा, कभी भी मैंने अब वैसे माएँ बहुत स्मार्ट हो गई हैं, वो बच्चों को आदत डाल रही हैं कि दूध के अंदर मीठा ना डाला जाए। बहुत शुक्रिया सारा प्रोग्राम में शामिल होने के लिए और हमें बताने के लिए। मीठे को बिल्कुल आपने जिंदगी से नहीं निकालना, थोड़ा बहुत इस्तेमाल जरूर करना है, ये आपको हेल्दी रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बात करेंगे जी एक ऐसी हमारी फीमेल फुटबॉलर हैं जिनका नाम अबीहा है और पूरी दुनिया में टॉप 30 विमेन ऑफ मुस्लिम में उनका शुमार होता है, जो कि बासर हैं या फिर मशहूर हैं बहुत ज़्यादा अपने काम की वजह से। अबीहा प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अबीहा क्या कर रही हैं आजकल आप? आजकल तो फिलहाल मेरे यूनिवर्सिटी के फाइनल एग्जाम्स चल रहे हैं, आखिरी बिल्कुल मरहला है डिग्री पकड़ने का, तो बस उसमें थोड़ा मसरूफ हूँ। स्पोर्ट्स की तरफ से मुकम्मल छुट्टियों पर है? स्पोर्ट्स वैसे ही कोरोना है तो वैसे ही घरों में बंद है। डेली एक्सरसाइज अपनी जितनी भी है वो घर में जारी रख रही हूँ मैं, और फिलहाल तो घर पर हूँ। ठीक, अबीहा हमें बताइए कि आपके पास बहुत सारे मेडल्स भी हैं, पूरी दुनिया के बहुत सारे ममालिक में भी आप जा चुकी हैं, तो कौन कौन से आपके पास मेडल्स हैं और आने वाले वक्त में प्लानिंग क्या है आपकी? बिल्कुल, मेडल्स और अचीवमेंट्स तो जैसे आपने कहा काफ़ी ज़्यादा हैं, वो तो जब आप एक फील्ड में होते हो तो साथ साथ चल रहा होता है। सबसे पहले जो अचीवमेंट थी वो मैंने जब सबसे पहले पाकिस्तान फुटबॉल टीम के लिए खेला था, तो आई होल्ड द रिकॉर्ड फॉर बीइंग द यंगेस्ट वुमेन जिसने पाकिस्तान फुटबॉल टीम के लिए खेला है। 13 साल वाला अबीहा? सॉरी 13 साल वाली जब आप थी? बिल्कुल हाँ। ऐसा ही है। उसके बाद 2011 में मुझे यूएसए इनवाइट किया गया था स्टेट डिपार्टमेंट के एक प्रोग्राम में, और वो स्पेशल इसलिए बिकॉज व्हाइट हाउस, आई वाज होस्टेड इन व्हाइट हाउस और मिस हिलरी क्लिंटन के साथ आई हैड अ स्पेशल सेशन, और वहाँ पर एक बहुत ही एक्सटेंसिव विजिट था मेरा यूएसए में स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की और स्पोर्ट्स यूनाइटेड की हैसियत से। और उसके बाद पाकिस्तान नेशनल टीम के साथ मैंने बाकी टूर्नामेंट्स भी खेले 2016, 15, 14।
अभी हाँ, इतने सारे आपने टूर्नामेंट्स भी खेले, इतने सारे ममालिक की आपने सैर भी की, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी किया। पाकिस्तान कहाँ पर स्टैंड कर रहा है इस वक्त विमेन स्पोर्ट्स के हवाले से और ख़ास तौर पर आपकी स्पोर्ट फुटबॉल के हवाले से? फुटबॉल तो थोड़ा सा यहाँ पर जो है एक सैड पार्ट ये आ जाता है कि बाय 2014 हमने पाकिस्तान फुटबॉल टीम की रैंकिंग जो विमेन फुटबॉल टीम है वो काफ़ी बेहतर इस्टेब्लिश कर दी थी, काफ़ी एक अच्छे एक अपग्रेडिंग फॉर्मेट में आ गई थी फीफा के अंदर। बट आफ्टर 2014 हमारे यहाँ पर आपको पता है पाकिस्तान में मसला होता है कि अपने ही फेडरेशंस में झगड़े शुरू हो जाते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा मसला आ गया और राइट नाउ हमारी रैंकिंग डिक्रीज हो के तो 200 से नीचे आ चुकी है। बट आई रियली होप कि जो फ्यूचर है वो वापस हम होप कर रहे हैं कि वापस फेडरेशन के मसले मसाइल हल हों ताकि विमेन फुटबॉल टीम जो है वो वापस अपना अरूज पकड़ सके। अच्छा, अभी ये बताइए, तकरीबन 5-6 महीने हो गए हैं जो हमारी स्पोर्ट्स वुमेन हैं, गर्ल्स हैं, वो बिल्कुल घर पे मौजूद हैं। कितना नुकसान है खिलाड़ी के लिए ये? बहुत बहुत ज़्यादा खिलाड़ी के लिए नुकसान है, बिकॉज हम लोगों को डेली एक्सरसाइज चाहिए होता है, डेली अपनी ट्रेनिंग फिटनेस को बरकरार रखने के लिए जिम की ज़रूरत पड़ जाती है, ग्राउंड्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ऑब्वियसली घर पे बैठकर और अपने आप को घर के अंदर बैठ के मेंटेन रखना, बिकॉज फिटनेस अगर आपकी एक दफ़ा हाथ से निकल जाए तो आप वापस उसको लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जाहिर है बहुत मुश्किल होता है, बट मेंटली हम लोग अपने आप को इसी तरह रेडी रखते हैं कि हर दिन 1 घंटा, आधा घंटा, 45 मिनट्स अपनी फिटनेस को, अपनी एक्सरसाइज को दे देते हैं ताकि एटलीस्ट जैसी हालात थोड़े बेहतर होते हैं तो हमें इतना मुश्किल ना हो वापस रूटीन पे आने के लिए। ठीक है, अभी हमें ये भी बताइए कि आपका शुमार पूरी दुनिया की 29 मुस्लिम विमेन में भी होता है जो कि पूरी दुनिया में मानी जाती हैं, इस हवाले से भी बताइए हमें। बिल्कुल, रिसेंट 2 ये अचीवमेंट्स हैं जो कि अभी मेरे नाम पे जो रिकग्निशंस हैं वो आई हैं। पहली तो ये है कि मुस्लिम वुमेन्स इन स्पोर्ट्स यूनाइटेड किंगडम की एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो हर साल एक लिस्ट निकालती है जो कि पावरफुल मुस्लिम वुमेन ऑफ द ईयर होती हैं। तो इस साल भी उन्होंने अपनी लिस्ट जो है वो निकाली और जो 2020 की जो टॉप 30 पावरफुल मुस्लिम वुमेन इन द वर्ल्ड में मेरा नाम पाकिस्तान से उन्होंने सिलेक्ट किया ड्यू टू ऑल दीज अचीवमेंट्स। और जितना जो है मैंने पाकिस्तान के लिए रिसेंट जो जैसे पिछले साल 2 गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाए और फिर उसके साथ ही अभी आप प्लान क्या है, एम क्या है, गोल क्या सेट कर रखा है? प्लान बेसिकली देखिए, अगर देखा जाए तो मैंने नेशनल भी पाकिस्तान फुटबॉल टीम में खेल रही हूँ और खेला है, तो पाकिस्तान के अंदर तो सबसे बड़ा अचीवमेंट यही होती है कि आप नेशनल टीम को रिप्रेजेंट करें। इंटरनेशनल भी काफी अवार्ड्स और नॉमिनेशंस और गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड और ये सब तो अपने नाम कर चुकी हूँ। प्लान यही है कि फ्यूचर में फुटबॉल को जहां तक मैं लेके जा सकूँ साथ मुझे लेके जाना है और सेकेंडली गिव बैक टू द सोसाइटी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इंशाल्लाह वैसे इनिशिएटिव लॉन्च करूंगी। बहुत शुक्रिया अबीहा हैदर, बेस्ट ऑफ लक हम आपको कहते हैं। यूं ही आप चमकता सितारा बनी रहिए, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करती रहिए। मुझे आपने इजाजत देनी है, इंशाल्लाह कल सुबह 9:05 पर मेरी आपसे फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।